पिछले भाग में आपने सुना कि रात में सुनंदा के कमरे से आ रही आवाज की सच्चाई को जानने मेंटल और सुबोध जाते हैं। वहां जब रणविजय और सुनंदा से उनको सच्चाई पता चलती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। साकेत के अपने प्रति प्रेम को सुनंदा समझ जाती है। दोनों एक दूसरे के होने ही वाले थे, तभी रणविजय दीवान साहब की वसीयत वाली बात बता देता है, जिससे सुबोध भी साकेत की तरह मायूस हो जाता है। दोनों अपने रूम में आ जाते हैं और उस जंगल वाले लड़के का पापोरी से संबंध सुलझाने में लग जाते हैं। साकेत सुबोध को राजी कर लेता है और फिर दोनों आधी रात को दबे पाव ताई के भूतिया कमरे में उसे डेयरी मिल्क और पापिन्स खिलाने जाते हैं। ताई अपनी फेवरेट चॉकलेट पाकर खुश हो जाती है और बातों ही बातों में यक्षिणी की कैद का जिक्र अपनी पोएट्री से करती है, जो दोनों में किसी को भी समझ में नहीं आती है। अब आगे ताई की बातें साकेत और सुबोध के लिए अबूझ पहेली बन चुकी थी। दोनों वहीं बैठे बैठे बहुत देर तक सर खपाते रहे पर कुछ भी मतलब नहीं निकाल सके। रात भी धीरे धीरे बुझती जा रही थी। तब ताई ने साकेत से कहा, तू ऊपर क्यों नहीं जाता? पर ताई, तुमने तो कुछ भी खुलकर नहीं बताया, ऐसे ऊपर क्यों जाऊं? क्या पता कोई मेरी ले ले उधर, साकेत ने मासूम सा चेहरा बनाकर ताई से कहा। तभी सुबोध ने बीच में अपनी टांग अड़ा दी और उचकते हुए बोला, ताई, अच्छी ताई बताओ ना कालचक्र की शक्ति के बारे में, प्लीज प्लीज, दुनिया की सबसे बेस्ट ताई। ताई उसकी बातें सुनकर कुछ देर तो उसे देखती रही, फिर बोली, तू अभी जिस क्लास में है ना छोकरे, कभी उसी क्लास के लड़के लड़कियां मेरे पास प्रैक्टिकल के नंबर बढ़वाने आते थे और ऐसे ही मस्के लगाया करते थे, इसलिए बात लिमिट में समझा। अब ताई पलटी और प्यार से साकेत को देखकर कहने लगी, ये है मेरा हीरा, यही लाया था चॉकलेट, इसी के लिए बता रही हूँ बस। ताई, आपने मेरा दिल तोड़ दिया। कट्टी, सुबोध ने फर्जी नाटक करते हुए कहा। ताई ने भी दो आना दो मूड में कट्टी कर दी। सुबोध का अपनाया हथकंडा ताई पर विफल हो गया। सुबोध भी फिर खामोश होकर वहीं बैठ गया। ऊपर जाओ, वहां तुम्हें कालचक्र मिल जाएगा, लेकिन बिना साड़ी ब्लाउज पहने तुम लोग दरवाजे के भीतर नहीं जा सकते, वहां पासवर्ड भी मांगते हैं। अलसाए स्वर से ताई ने कहा। पासवर्ड? दोनों लोगों ने एक स्वर से चौंकते हुए कहा। हाँ, ताई ने कहा। तो फिर बताओ ना ताई पासवर्ड, साकेत ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। ताई ने कहा, ओके, पर पहले तू और ये गमवार साड़ी तो पहन ले। लेकिन ताई, अब इतनी रात गए साड़ियां कहाँ मिलेगी? सुनंदा और पापोरी भी सो रही है। ऐसे ही पासवर्ड बता दो, सुबोध ने हट करके बोला। ताई ने उसकी पूरी बात सुनकर बगल में टिके लठ पे हाथ फिराया और बोली, गमवार कहीं के, ये वन टेम पासवर्ड है, समझा कुछ? फिर ताई हिलते हिलते उठीन और अपने कमरे की एक पुरानी धूल खा रही अलमारी को खोलकर बोली, इसमें से जो पसंद हो एक एक पहन ले, और हाँ, अंदर के माल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सब बराबर होने पर ही अंदर जा पाओगे। अंदर का माल जे क्या होता ताई? सुबोध ने पूछा। तेरी अम्मा की चड्डी और बनियान, खूंकनी के। ओ, ब्रा पेंटी, समझा, सुबोध ने कंधे उचका कर कहा। इसके बाद दोनों ने पूरा महिलाओं वाला गेटअप किया। ताई ने खींच कर कहा, पर भाई अपने तो निकले ही नहीं है। साकेत ने सुबोध के ब्लाउज की तरफ इशारा करते हुए कहा। शट अप झोपड़ी के, सुबोध ने चिल्लाकर कहा।
इसके बाद दोनों ताई के पास वन टाइम पासवर्ड पूछने आ गए। ताई ने बताया कि तू तारा, ऊपर चड्डी नीचे नाड़ा, ये वन टाइम पासवर्ड है। तभी साइंटिफिक ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और बोला, लेकिन अगर ये काम ना करे किसी वजह से, या हम लोग जल्दीबाजी में कुछ मिस कर जाएं, तो दोबारा यही एसेस करने देगा या कुछ और पासवर्ड बोलना पड़ेगा? दैट्स ए वेरी नाइस क्वेश्चन। ताई ने शाबाशी भरे स्वर से सुबोध की तरफ देखकर कहा। फिर ताई आगे बोली, अगर ये काम ना करे तो एक और है, फिर इसी से काम चलाना। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, यदि तूने दूसरे पासवर्ड को एसेस किया तो फिर वहां कुछ भी बोलना मत, नहीं तो वहां पर चीजें फिर बोलते ही ऑटोमेटिक होने लगेंगी। समझा कुछ? सुबोध ने कहा। जी ताई समझ गया, अब बस तुसी पासवर्ड दसो। ओके, पासवर्ड है दादा ढोल बजाएं और नचे मुंडे दी दादी, ताई ने कहा। पासवर्ड लेकर दोनों जब जाने लगे तब ताई ने उन दोनों से स्नेह से कहा, कल फिर चॉकलेट्स लेकर आना। ताई का कहना इतना प्रेम पूर्ण था कि मेंटल की आंखों में आंसू आ गए और उसने नम आंखों से उन्हें प्यार से देखकर कहा, हाँ ताई मैं जरूर लाऊंगा। इसके बाद ताई सोने चली गई और वो दोनों उनके कमरे का दरवाजा लगाकर बाहर आ गए। औरतों के कपड़े पहने साकेत और सुबोध अब जल्द से जल्द ऊपर पहुंचना चाहते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों पर पैर धरने लगे और बहुत सारी सीढ़ियों को पार करके सबसे ऊपरी मंजिल पर आ गए। ऊपर एक स्वनिर्मित खामोशी थी। ऐसा लगता था मानो वहां से किसी दूसरी दुनिया का शॉर्टकट हो। लेकिन सुबोध और साकेत को इसकी परवाह कहाँ थी कि अधूरे ज्ञान के साथ बढ़ने में कोई बड़ा संकट भी बाद में उनकी प्रतीक्षा में रहेगा। वे दोनों तो आज खुशी के 7वें आसमान पर थे। पर अनुभव की यही परिभाषा है कि वो किसी भी शॉर्टकट की कभी वकालत नहीं करता। कुछ यही आज आगे घटने जा रहा था। विभिन्न धर्मों की मिश्रित सत्य ऊर्जा ने यक्षिणी को कैद कर दिया था, पर आज सुबोध और साकेत जैसे दो अनजान लड़के उस केंद्र की ओर पहुंच गए। भाई ऊपर तो हम आ गए, छत पर भी छम्मा छम्मा कर लिया, अब अंदर भी तो चल, मेंटल ने सुबोध से कहा। सुबोध ने उसकी बात सुनकर बड़ी गंभीरता के साथ कहा, तूने एक चीज गौर की साकेत? क्या भाई? साकेत ने कहा, यही कि यार जब से हम ऊपर आए हैं एकदम से काले बादल घिरने लगे। लगता है आज मूसलाधार बारिश होने वाली है। भाई तूने क्या गेहूं बो रखे हैं अपने खेतों में जो इतना सोच रहा है? डल ने कहा। सुबोध ने नहीं बे वो बात नहीं है, पर कुछ तो है। इस खामोश रात की बात साकेत को ज्ञापते हुए कहा, भाई तो क्या, आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम गाओ। देख इस पेंटी में मुझे हो रही है खुजली, इससे पहले मैं खुजा खुजा कर इसे फाड़ दूं। चल इसी को स्कैन करवा कर अंदर पासवर्ड भी बोलनी है। साकेत ने कहा, तू भी यार हद खाजू है। हाँ हाँ चल। अब भाई दोस्त तो तेरा ही हूँ जैसा भी हूँ, सुबोध ने बहुत खींचते हुए कहा। चलते चलते मेंटल ने सुबोध से कहा। दोनों एक बहुत बड़े कमरे में पहुंच गए जिसके भीतर एक बहुत छोटा सा दरवाजा था। वो इतना छोटा दरवाजा था कि उसमें खड़े होकर प्रवेश करना मुमकिन नहीं था। जे तो चूतिया कट गया। दीवान साहब तो डिप्लोमा वाले इंजीनियर निकले। बहन चोद बनवा ही रहे थे तो कम से कम निकलने लायक दरवाजा तो बनवा ही देते। साकेत और सुबोध ने एक साथ एक स्वर से कहा।
तभी वहां एक आवाज हुई, कृपया असभ्य भाषा का प्रयोग ना ही करे, अन्यथा आपकी सजा दी जाएगी, यही के यही और अभी के अभी। इस डिस्क्लेमर के बाद एक बार फिर से वही आवाज हुई, पर अब की बार आवाज का स्वर बहुत नम्र और शालीन था। कृपया पासवर्ड बोले, अनजान आवाज ने कहा। यार क्या था? मेरे हिवड़ा में नाचे मुंह। नहीं नहीं, ये नहीं था, सुबोध ने सर खुजाते हुए कहा। अरे हाँ, याद आ गया। दादा ढोल बजाएं और नचे मुंडे दी दादी। आपने वन टेम पासवर्ड लाइन 2 चूज किया है, इसलिए आगे किसी भी प्रकार की वर्बल बकलोली ना करे। ये जानलेवा भी हो सकती है। चोकिंग हजाई, अनजान आवाज ने कहा। इसके बाद 2 बार टिर्र टिर्र की आवाज हुई और फिर चू की आवाज के साथ वो बंद दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे से झुककर सुबोध ने भीतर तक देखा तो वो एक सुरंगनुमा रास्ता था। मर गए यार, अब इसमें भीतर कैसे जाएंगे? सुबोध ने मायूसी भरी आवाज में कहा। भाई तू इतना क्यों सोच रहा? तेरे कौन से वक्ष स्थल है जो तुझे सरकने में प्रॉब्लम होगी? साकेत ने कहा। तू कहना क्या चाहता है? खुलकर बोल। वक्ष स्थल ना सही और स्थल तो है ना, सुबोध ने कहा। साकेत ने कहा, भाई मैं बस इतना कह रही कि अपन नाग नागिन जैसे लहराते हुए चलते हैं। बचपन में दादाजी के साथ मैंने बहुत नागिन डांस किया है। ओ अच्छा अच्छा, पर तेरे लिंग को क्या हुआ? सुबोध ने कहा। इतना सुनकर मेंटल अपने गुदाम को टटोलने लगा। सही तो है। अबे तेरी लिंग, मैं कह रही बोल रहा था तू अभी, दांत पीसते हुए कहा। मेंटल ने कहा। सुबोध ने गुस्से से, अरे वो तो भाई बस मैं लेडीज ड्रेस में अंदर तक फील कर रहा था, इसलिए बोला। भाई पता है मेरे दादाजी हमेशा मुझसे एक ही बात कहते थे कि बेटा साकेत, जिंदगी में जो भी काम करना पूरा डूब कर करना। सुबोध ये सब सुनकर मन ही मन को महसूस कर रह गया, क्योंकि वो टर्म्स एंड कंडीशन से बंधा होने के कारण चाहकर भी मेंटल को गाली नहीं बक सकता था। काफी सोचने के बाद सुबोध को आखिर में मेंटल की बताई युक्ति ही ठीक लगी। अब दोनों नाग जैसे लहराते हुए उस सुरंगनुमा रास्ते में घुसते चले गए। काफी देर बाद रास्ता अंदर एक द्वार पर आकर रुक गया। उस दरवाजे के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, तंत्र घंट। दोनों ने वहीं खड़े होकर अपने अपने कपड़ों की धूल साफ की और उस द्वार के भीतर पहुंच गए। उनके अंदर कदम रखते ही जोरों की बारिश बाहर होने लगी और जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। अंदर एक प्रकाश की चमक हुई जो उन्हें एक अनजान जगह पहुंचा दिया। वहां एक खुले खेत में 12 खाने बने थे और हर खाने में एक इंसानी कपाल रखा हुआ था। सुबोध ने इशारे से साकेत को स्थिर खड़ा रहने के लिए कहा। सुबोध ने यहाँ वहां जल्दी जल्दी अपनी नजरें दौड़ाई तो उसे एक यंत्र वहां दिखा। उस पर लिखा था, तंत्र घंट यंत्र अभी ससुरा का चीज है। सुबोध खोपड़ी खुजाते खुजाते आखिर में बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे उसे हल्के से छू देता है। तभी एक आवाज होती, कृपया घंट का शुल्क निर्धारित करें। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता। वही आवाज फिर से होती है, कृपया घंट का शुल्क निर्धारित करें। आवाज तीसरी बार हो पाती। इसके पहले साकेत काफी देर से खड़ा रहने से बोर हो चुका था, इसलिए वो अपनी जगह से थोड़ा सा आगे बढ़कर एक खाने में रखे कपाल को टच करता है। एक तीव्र प्रकाश प्रकट होता है और उस तंत्र घंट यंत्र समेत दोनों को अन्यत्र एक निर्जन वीराने में शिफ्ट कर देता है। वहां एक सूखा अमरूद का पेड़ लगा था और उसके बगल में एक हरा भरा अमरूद का पेड़ भी था।
जिस पर बहुत सारे अमरूद लदे हुए थे। वो शायद एक निर्जन शमशान था, जो रात के घटाटोप अंधकार में अपने घोर स्वरूप के चरम पर था। वहां कुछ दूर 3 छोटी छोटी मटकियां लटकी थी, और उन मटकियों से कुछ दूर जमीन से 4 फुट ऊंचाई पर एक मटका बांस की मदद से बंधा हुआ था। मटके और मटकियों के चारों तरफ सफेद चूर्ण से एक सीमा रेखा बनी थी। उसके भीतर एक बच्चे का कपाल और उससे कुछ दूरी पर 2 वयस्क कपाल रखे हुए थे। वयस्क कपालों में एक कपाल के ऊपर नींबू और पान के पत्ते रखे थे, तो दूसरे वयस्क कपाल पर एक लाल जोड़ा और बिंदी सिंदूर रखा था। पास में कुछ दूरी पर आग जल रही थी, जहां एक कुत्ता आराम से बैठा था। लेकिन अचरज की बात थी कि जब वहां इतना सब कुछ था तो फिर कोई इंसान क्यों नहीं था। साकेत की तो फट गई। तंत्र घंट यंत्र की ओट में चुप गया। सुबोध तब तक अमरूद तोड़कर ले आया। अमरूद बड़े बड़े और स्वादिष्ट थे। कुछ देर में पदचापों की आवाज होने लगी। कोई मटकों के पास लालटेन लेकर आ रहा था। वो मन ही मन कह रहा था, आज कुछ भी हो सकता था और आज जो तेल तो। और उसने लालटेन एक जगह टिका दी और विधिवत पूजा अर्चना शुरू कर दी। सूट बूट 3 की बूट, काल की कपाल की, मदहोश तू बेताल की, भैंसिया भोपाल की, जर्दा गोपाल की, लूट लूट, चल जा मूठ मूठ, पी जा सब घूंट घूंट, जीवन कर झूठ झूठ। मटकी शमशान की, मौत अनजान की, उठ चल चूस चूस, चल जा फिर मूठ मूठ। लगभग 1 घंटे तक मगज मारने के बाद भी उसकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाई। उसने मन ही मन कहा, आज ससुर जे चल है। ना कुछ घटित ना होने पर वो कुत्ता भी कुछ समय उपरांत मूत कर चला गया। इसके बाद उसने बच्चे का कपाल और वयस्क कपाल उस सफेद घेरे से हटा दिया और सिर्फ महिला कपाल, जिस पर लाल जोड़ा और बिंदी सिंदूर रखा था, रखा रहने दिया। उसने अपनी कोटी की जेब से एक इत्र की शीशी निकाली और महिला कपाल पर चढ़ा दी। थोड़ी देर में उसने एक बोतल ताड़ी देशी ठर्रा महुआ वाली निकालकर आधी बोतल पीकर आधी कपाल को अर्पित कर दी। विधिवत पूजा अर्चना करने के उपरांत अब वो सुरूर में डूबकर जोर जोर से यक्षिणी का आह्वान करने लगा और मंत्रोच्चार करने लगा। एक अनार 100 बीमार, आया बलमा चुका दे उधार, मादक जिस्म की फूटे बयार, आजा आज मिलने इस पार, फिर कर रचना बना संसार। यक्ष पुकारे सजना तुम्हारे, यक्षिणी यक्षिणी पहुंचे जोहार, यक्षिणी यक्षिणी पहुंचे जोहार। इस प्रकार काफी देर तक बोलने के बाद वो शांत होकर आंख बंद करके वहीं ध्यानमग्न होकर बैठ गया। उसको वहीं बैठे साकेत और सुबोध बड़ी देर से देख रहे थे। तब साकेत कहता है, भाई पता है एक बात? कौन सी? तेरे दादाजी, सुबोध ने उसके कंधे से सर लगाकर कहा। ना मेरी दादी। पता है जब जिंदा थी तो हमेशा यही कहती थी, अगर कभी किसी को खुशी दे सको तो कभी पीछे मत हटना। और मैं अब वही करने जा रहा हूं, मेंटल ने कहा। इसके बाद मेंटल ने वही रखे 2 बड़े बड़े अमरूद अपने ब्लाउज के भीतर ब्रा में सेट किए और 2 अमरूद सुबोध की ओर बढ़ा दिए। साकेत बोला, भाई तू भी ये बड़े बड़े लगाना, एकदम सेक्सी बनकर अपन उस ध्यानमग्न आदमी के सामने चलते हैं। क्या पता यक्षिणी समझकर वो अपन को खुश होकर घर ले जाए और कोई रास्ता हमें मिल सके। ऐसे तो इस तंत्र घंट यंत्र के चक्कर में यही मारे जाएंगे भूख प्यास से। सुबोध को उसकी बात तो सही लगी, मगर उसने काफी सोच विचार के बाद एक बात बोली, यार अपन 2 हैं और वो एक यक्षिणी को सिद्ध कर रहा है,
ऐसे में यदि उसको शक हो गया कि हम कोई दिव्य यक्षिणी ना होकर साधारण इंसान है, फिर भाई बोल देंगे कि बाय वन गेट वन फ्री ऑफर चल रहा है। नहीं तो तू बोल दियो कि मैं तेरी मम्मी हूँ, हर जगह साथ जाती हूँ। साकेत ने खी से निपोर कर कहा, अच्छा बहनचोद। और फिर ये रूठ गया। इसने अपनी मार ली तो इसके पास तो कंडोम भी नहीं होगा, और तो और ऐसी हालत में तो इस पे अपन 377 भी नहीं लगवा पाएंगे। भाई 377 क्या है? मेंटल ने कहा। प्राकृतिक कृत्य, सुबोध ने कहा। भाई तू ना हर बार ज्यादा सोचता है, मेंटल ने कहा। ठीक है, और जाने को तैयार हो गया। देख अब निकलना है यहाँ से तो जोखिम उठाना ही पड़ेगा, कहकर सुबोध ने भी बड़े बड़े अमरूद सीने में भर लिए। दोनों जमीन से उठे और इतनी देर से बैठे बैठे जो उनकी चड्डी कूल्हे से चिपक गई थी उसे थोड़ा खींचकर सही किया और पायल खनकाते हुए उस आदमी के जीवन में बढ़ने लगे। वो अभी भी ध्यान में था। नजदीक पहुंचकर मेंटल बोला, जानम देख लो मिट गई दूरियां। उसने जैसे ही आवाज सुनी आंखें खोल दी, पर एक साथ दो दो यक्षिणी देखकर वो भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या बोले। तब यक्षिणी बने सुबोध ने कहा, बोलो क्या अभिलाषा है तुम्हारी? अभिलाषा गई तेल लेने। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? और इस शीघ्र यक्षिणी साधना पुस्तक में जो चित्र बना है उस हिसाब से तो तुम्हारे बहुत छोटे छोटे हैं। अब मुझे मजा कैसे आएगा? उस आदमी ने कहा। मेंटल उसकी बातों को सुनकर सकपका गया कि अब क्या होगा, पर तभी सुबोध ने बात को संभालते हुए कहा, तुमने अभी हमें इतनी वस्तुएं अर्पित की है तो उनको भोग कर हमारी आवाज आज थोड़ी बैठ गई, पर तुम लेश मात्र भी मत सोचो ये कुछ दिनों में वापस खड़ी हो जाएगी। और दिखाओ तनिक हमको भी पुस्तक दिखाओ, तुम्हारा स्तन तुल्यांकी द्वैत का संशय हम अभी दूर किए देती है। इसके बाद सुबोध ने वो यक्षिणी साधना पुस्तिका साकेत की ओर बढ़ा दी। ये तो डबल डी साइज है, साकेत ने बहुत दबी आवाज में सुबोध के कान में कहा। सुबोध ने फिर उस आदमी से कहा, गलती तुम्हारी है, तुम्हें जब इतने बड़े वाली चाहिए थी तो उसका आवाहन करते। चित्र में बनी मेरी रिश्तेदार कनकावती जी है। तुम महामूर्ख हो। माए की कसम मैंने यही वाली मांगी थी, मुझे यही चाहिए। वो गिड़गिड़ाने लगा। चित्र में बनी मेरी रिश्तेदार कनकावती जी है। तुम महामूर्ख हो। माए की कसम मैंने यही वाली मांगी थी, मुझे यही चाहिए। वो गिड़गिड़ाने लगा। देखो हम लोग मिल रही हैं, लेना है तो ले, नहीं तो निकल, सुबोध ने ऐंठ कर कहा। कुछ देर सोचकर वो बोला, अच्छा, और फिर अपने झोले में कुछ ढूंढने लगा। उसे वो मिल भी गया। ये क्या है? साकेत ने पूछा। यक्षिणी जी जे करिया करेत साम की केंचुली है जी, उसने बड़े आदर के साथ कहा। वो किस लिए मगर? अब की सुबोध ने पूछा। घर्षण को कम करने के लिए, उसने कहा। तो फिर ये वस्त्र खोल लीजिए। मैं बहुत उत्तेजित हूँ आपकी मादक देह के दर्शन से, मुझे संभोग सुख दीजिए। भोग सुख। सुबोध और साकेत ने फटी निगाहों से देखकर कहा। तब तक वो उनके करीब आ गया और उनके वक्ष स्थल को दबाने लगा। उसके पास में आते ही साकेत ने उसकी दाढ़ी मूछ में छुपे चेहरे को देखकर कहा, भाई जे झोपड़ी वाला वही लंगड़दीन है।